ज़ियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे, तो उनको जॉर्डन भेजा गया था। इसराइलियों ने इतने नहीं मारे फ़लस्तीनी जितने ज़ियाउल हक ने मार दिए जाके जॉर्डन के अंदर। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का क्या। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार वो होगा जो अमेरिका कहेगा कि ये हिज़्बुल्लाह है, किसी को ईरान सपोर्ट कर रहा है, किसी को कतर सपोर्ट कर रहा है, इन सबको पैसे मिल रहे हैं। इस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर 22,000 से ज़्यादा बच्चे और औरतें मर चुके हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का, हाँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये इसराइल और फ़लस्तीनियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आपको इसके लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। असल में ये मसला शुरू हुआ है पहली जंग अज़ीम से। लोग समझते हैं ये नया है, ये नया नहीं है, और ये इस वक़्त दुनिया का सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, व्हिच इज़ ऑनगोइंग। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। पहले जंग अज़ीम में जो 1916 में शुरू हुई थी, तो उस वक़्त ये फ़लस्तीन और अरब के जितने भी ममालिक हैं, ये सब तुर्की के ज़ेर असर थे। उस वक़्त एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफ़िसर जिसका नाम था डी.एच. लॉरेंस, यानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से उसको जाना जाता है। टी.एच. लॉरेंस, नॉट डी.एच., टी.एच. लॉरेंस। उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। उसने एक प्लान बनाया, बरतानिया ने उसको लॉन्च किया, और उसने क्या किया, ये अरब के जो बद्दू कबाइल थे, उनके साथ मिल के तुर्की की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। और इन बद्दुओं ने जब जंग शुरू की है 1916 में, तो उस वक़्त तुर्की की हुकूमत थी, मक्का, मदीना ये सब तुर्की, फ़लस्तीन वग़ैरह सब तुर्की के अंडर में था। उन्होंने इसको तुर्की से तुर्की को शिकस्त दी, और वो ये बद्दू कबाइल के साथ मिलके, और वहाँ पे बरतानिया की अमलदारी हो गई। बरतानिया ने ऐलान बाल्फोर किया। उसके तहत उन्होंने किया कि यहूदी जो हैं वो दुनिया के अंदर दर-बदर फिर रहे हैं, तो उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे वो अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और उन्होंने उसके लिए फ़लस्तीन को निशाना बनाया, फ़लस्तीन को उन्होंने उसके लिए मुंतखब किया। अब ये ऐलान बाल्फोर के तहत वहाँ पे उस शुरू हो गया, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई बाद में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो होलोकॉस्ट हो गया, जिसमें वो यहूदियों का कत्लेआम हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये पहली जंग अज़ीम के बाद से यहूदियों ने हिजरत शुरू कर दी फ़लस्तीन के अंदर, और आहिस्ता-आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गए। फिर वहाँ पे यहूदियों ने अपनी खुफिया तंज़ीमें बनाई, जिन्होंने अरबों का कत्लेआम किया, जगहों पे कब्ज़ा किया। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हो गया, तो 46 के अंदर, 46 के बाद, 46 की आखिर में, 47 के शुरू में उन्होंने बाकायदा एक ऐलान कर दिया कि ये फ़लस्तीनी रियासत है, और उसके अंदर उन्होंने हुस्से बकरे कर दिए। साथ-साथ बरतानिया ने जॉर्डन की हुकूमत कायम की, इराक की हुकूमत कायम की। बादशाहत हुकूमत नहीं, बल्कि बादशाहत, किंग हुसैन और किंग हसन। किंग किंग हसन को बिठाया जॉर्डन के अंदर, और किंग हुसैन को जॉर्डन में, और किंग हसन को इराक में। इराक से किंग हसन कत्ल हो गए, वो हसन अल बकर ने कत्ल कर दिया, वहाँ पे वो मिलिट्री हुकूमत कायम हो गई। इसी तरह जॉर्डन के अंदर बादशाहत अभी तक कायम है। अच्छा, अब आप ये देखें, जब इसराइल कायम हो गया, तो इसराइल को सारे मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। इस वक़्त G20 के जो ममालिक हैं, उन लोगों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। अब आप ये देखें, इसराइल के अंदर पीएलओ कायम हुई, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दुनिया के अंदर समझा जाता है कि ये पीएलओ जो है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, फ़लस्तीनी लोगों की। ये 1964 में कायम हुई थी। यासर अरफात वगैरह थे, उसके बाद यासर अरफात को ज़हर दे दिया गया, वो यासर अरफात मर गए। अब कई तंजीमें हैं, हमास है, अच्छा वो हिजबुल्लाह है। अब हमास के अंदर 30-40 हज़ार लड़ने वाले लोग हैं। हमास सुन्नी है, कुछ शिया है, जैसे ये हिजबुल्लाह है, किसी को ईरान सपोर्ट कर रहा है, किसी को कतर सपोर्ट कर रहा है, इन सबको पैसे मिल रहे हैं। अब वहाँ से इनको पैसे दे रहे हैं, मगर लड़ाई में कोई शामिल नहीं होता। अब आप ये देखें कि जिस वक़्त ये इसराइली हुकूमत कायम हुई है, तो मस्जिद अक़सा जो थी, वो मुसलमानों के कब्ज़े में थी। इन लोगों ने उकसाया फ़लस्तीनियों को कि तुम इसराइल पे हमला कर दो।
अब जब उन्होंने हमला किया तो वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल ने जाके कब्जा कर लिया, मस्जिद अक्सा वगैरह ये जितना भी था ये सब इसराइल के कब्जे में चला गया। तो अब इस तनाज़े का कोई हल तो नज़र आता नहीं है। देखें, बातचीत के ज़रिए ही हर चीज़ तय हो सकती है। 1964 में ये बनी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दुनिया के अंदर माना जाता है कि ये फ़लस्तीनियों के असल नुमाइंदा है। इसके बाद लड़ाई होती रही। 1993 में ओस्लो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर अरबों ने ये तस्लीम कर लिया कि इसराइल और फ़लस्तीनी 2 मुल्क बनने चाहिए अलग-अलग इकट्ठे। ये तस्लीम कर लिया। कब? 1993 में ओस्लो के अंदर। अब तस्लीम कर लिया है, मगर उसके बाद वो जंग हो रही है। भाई जब ये तस्लीम कर लिया था, ओस्लो में मुआहिदा हो गया था, तो बैठ के बात करते और एस्टेब्लिश कर लेते एक फ़लस्तीनी सल्तनत और एक ये इस्राइली सल्तनत, एक फ़लस्तीनी स्टेट, एक इस्राइली स्टेट। मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तमाम बड़ी-बड़ी असला साज़ फैक्ट्रियाँ जो हैं, वो हैं सब अमेरिका में। सबको अपना माल बेचना है। और वो माल कहाँ बिकेगा? जितने ये जंगी जहाज़ और ये तोप और बंदूक और ये गोलियाँ और ये मारपीट, ये जितना ये सामान जंग है, ये कहाँ जाएगा? ये कौन खरीदेगा? इसका तो अब बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है, जब तक सरमायादार मौजूद हैं और जब तक कि उनको पैसे चाहिए। अब आप ये देखें, इस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर 22,000 से ज़्यादा बच्चे और औरतें मर चुके हैं। ये जो गज़ा की जो पट्टी है, वहाँ से इसराइल ने ऑर्डर दे दिया कि तुम खाली कर दो। अब लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल के लोगों को मार रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का जो वर्कर था, वो जो महाजरों के लिए जो काम कर रहा था, इमदादी काम, उसको भी मार दिया। तो अब आप ये देखिए कि ये दुनिया जब तक राज़ी नहीं होगी फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए, दुनिया से मेरा मतलब है अमेरिका, बरतानिया, सबसे बदमाश बरतानिया है। बरतानिया का जो रोल है इसके अंदर, वो सबसे ख़राब है, सबसे बुरा रोल है। उन लोगों ने ये इसराइली हुकूमत की बुनियाद रखी। अब आप ये देखें, इसराइल को कौन असला दे रहा है? अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, ये सब इसराइल की इमदाद कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, मिस्र जो है इस वक़्त बिल्कुल ख़ामोश है। मिस्र ने इस पूरी जंग के दौरान एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है कि मैं बोलूँगा तो मेरी शामत आ जाएगी। जो भी मुल्क बोलेगा उसकी शामत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस वक़्त दुनिया का माई-बाप है, सबका बाप है। तो अब आप ये देखें कि ये मसला जो है मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर असला बेचने वालों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस है बिल्कुल। ये एक दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि दुनिया में तेल का जो सबसे बड़ा जो ख़ज़ाना है, वो कहाँ पे है? वो ये इधर है, ये अरब ममालिक। अब अमेरिका ने किसी तरीके से इनको नुकील डालनी है, किसको? अरबों अच्छा, को। कंट्रोल करना है ना ये पूरा इलाका। तो उन्होंने अपना एक बगल बच्चा वहाँ बिठा दिया है। कौन? इसराइल। इसराइल। और इसराइल को इतना पावरफुल कर दिया है कि वो उसकी तरफ कोई नज़रें उठा के देख नहीं सकता। ढिमकाना है इसराइल, इसराइल। इसराइल से खुफिया तौर पे तो ताल्लुकात मौजूद हैं। अब आपको पता है सारे ये जो आपके जो हुक्मरान हैं, जो आपके जो रहनुमा हैं, आपको पता है यहाँ पे इनमें से कौन-कौन, बहुत से लोगों ने इसराइल का खुफिया तौर पे दौरा किया है। अनऑफिशियली इसराइल को आप रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। देखिए, नेहरू ने इंडिया में ये कहा था कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, नेहरू ने। जिन्ना साहब ने भी यही कहा था। मगर बाद में हिंदुस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, और पाकिस्तान भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े दिन की बात है, आप देख लेना, ये भी कर लेंगे रिकॉग्नाइज़। क्योंकि अभी उन्होंने एक्सटेंड किया ना, वोट ही नहीं दिया। तो ये पहला कदम है। अब इसके आगे फिर दूसरा कदम क्या है? अब दुबई को देखें आप, इसराइली एजेंटों ने जाके वहाँ पे वो हमास का वो हिजबुल्लाह का वो जो था एक लीडर, उसको जाके कत्ल कर दिया। दुबई में घूम रहे हैं ये, दुबई ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ इसराइल को। घूम रहे हैं आराम से, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं, सारा काम। अब आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें मुझसे। अब पाकिस्तान का किरदार आपने नहीं बताया कि पाकिस्तान का किरदार इस जंग में क्या है? जैसे कि पाकिस्तान आर्मी का किरदार। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के किरदार का अंदाज़ा तो आप इससे लगा सकते हैं कि
थोड़े 10-20 साल पहले, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा, ज़िया-उल-हक जब ब्रिगेडियर थे, तो उनको जॉर्डन भेजा गया था। इसराइलियों ने इतने नहीं मारे फ़लस्तीनी जितने ज़िया-उल-हक ने मार दिए जाके जॉर्डन के अंदर। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का क्या, देखिए पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार वो होगा जो अमेरिका कहेगा। अब अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना फ़ौज के ज़रिए आसान है। हमको सिर्फ़ एक आदमी से बात करनी है जो पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है, बाकी किसी से बात ही नहीं करनी। अगर यहाँ पे सिविलियन हुकूमत होगी, तो इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, पार्लियामेंट पास करेगी, ये पास करेगा, वो पास करेगा, इससे पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा, ये सियासी पार्टियाँ, फ़ौजी। अब पाकिस्तान में क्या है? गैर एलानिया मार्शल लॉ है। अब पाकिस्तान में हुकूमत तो सीओएस की है ना, उनको सिर्फ़ एक आदमी से बात करनी है ना, सिर्फ़ एक आदमी से, और उससे बात करनी है, काम हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम आपने अभी देख लिया होगा, हमारे जो सरबराह मुमलिकत हैं, वो गए थे अमेरिका, किस तरह उनकी फ़ोटोएँ आई हैं, वो आपने देख लिया होगा, कैसे उन्होंने हाज़िरी दी जाके और कैसे वो खड़े हुए। तो बहरहाल अब हम लोग जो है ना, ये दुनिया इस वक़्त दौलत के चक्कर में अमेरिका इस वक़्त बाई-बाप है सब पूरी दुनिया, जो वो चाहेगा वो होगा। बाकी अब देखिए चाइना ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, टर्की ने क्यों रिकॉग्नाइज़ किया था इसराइल को? सिर्फ इसी वजह से कि तुर्की की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ पे, और ये अरब बद्दुओं ने उनको मार के भाग। ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया का आप किरदार देख लें, आप पढ़ लें जाके, इसकी फिल्म भी आई थी, यहाँ चलती रही कराची के अंदर, ये बम्बिनो सिनेमा में लगी हुई थी, बहुत दिन तक चलती रही। पीटर ओटूल उसमें बना हुआ था, ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया। आप वो फिल्म देख लें, या लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कहानी पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। इस तरह इन्होंने हिस्से बखरे किए हैं अरब दुनिया के, वरना अच्छी खासी तुर्की की हुकूमत थी, सही कारोबार चल रहा था। इन सब ने मिलकर तुर्की को मार के भगा दिया यहाँ से, अरब मुल्क से। एक तरफ तो तुर्की कहता है कि जो है ये जंग बंदी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ वो जो है इनसे ट्रेड भी कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तुर्की ने ये देखा कि जब इन लोगों ने मेरे खिलाफ बगावत करके इसराइल का स्टेट यहाँ पे कायम कर दिया, तो अब मैं खसारे में क्यों जाऊं? दिल तो उनका दुखता है, वो कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं मरना चाहिए, मगर अब ये जो असल में ये सारी कारस्तानी है। देखें, एक फ़र्क है बद्दुओं में और अरबों में, एक फ़र्क है। ये सारी कारस्तानी जो थी, ये अरब, ये बद्दू कबीले, ये मुख्तलिफ तितर बितर थे वहाँ पे। आप पढ़ लें, अब मैं आपको पूरी हिस्ट्री बयान नहीं कर सकता इस वक्त, वरना आप ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उफ, हमारी यानी जो रियाकारी की जो इंतहा है, वो वहीं से शुरू हुई, ये अरब बद्दुओं से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी वॉर्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर कहीं भी हो रही है अगर किसी दुनिया के किसी खित्ते में, तो वहाँ जो किलिंग रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस है वो 6% टू 8% होता है। अभी गज़ा में जो किलिंग रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस है वो है 42%। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने कहा है कि वो नस्ल कशी कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा इनकी नस्ल ही मिटा दो ना। ये ये असल में नस्ल कुशी है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं, अब जब जो बाइडन जो है, उसका एक बयान आया कि बच्चों का कत्लेआम, अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, कि ये बच्चों का कत्लेआम रोका जाए। अरे भाई, ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? इनका इनका प्लान यही है कि इनको अब फ़लस्तीन जो है इसको नेस्त और नाबूद कर दो। वो ये कहते हैं कि अब हम तुम्हारी औलादों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये हमास और ये हिज़्बुल्लाह, ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके से, इन्होंने क्यों हमला कर दिया? भाई, दुनिया का कोई मसला जंग से हल नहीं हो सकता। जंग से मसला किसका हल होता है? असला साज फैक्ट्रियों का, जो पैसे कमा रहा है। इनके अलावा और किसी का फायदा नहीं है जंग से। और ये लोग हमेशा ये चाहेंगे कि दुनिया में, क्योंकि इनके पास पैसा है। भाई, इंडिया में क्या हुआ था? आपने वो देखा होगा, वो कहते हैं ना कि टीपू सुल्तान के खिलाफ कौन था? कौन था? मीर जाफ़र, मीर सादिक। मीर जाफर, मीर सादिक। तो इसी तरीके से हर जगह मीर जाफर, मीर सादिक मौजूद है। पैसे से हर चीज खरीदी जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? अब ये हजारों मीर जाफर, मीर सादिक मौजूद है। आप, ये हमारी बदकिस्मती है, हम क्या, वजह सिर्फ इसकी ये है कि जहालत, वरना
आप एक ज़माने में देखें, ये जो अरबों ने पूरी आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तेह कर ली थी। हज़रत उमर की जो हुकूमत थी, वो दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत थी। उस उनसे बड़ी हुकूमत किसी की नहीं थी। और हज़रत खालिद बिन वलीद, इनसे बड़ा कोई जर्नैल नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद के जिस्म का एक हिस्सा नहीं था जिसके ऊपर ज़ख्मों का निशान ना हो। और आखिर में जब वो मर रहे थे कि उन्होंने ये कहा, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं बिस्तर मर्ग के ऊपर मर रहा हूँ। मुझे मौत जो है वो मैदान जंग में नहीं आई। वो ज़माना भी था। मगर वो लोग, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंसान बनाया। हालांकि खुद वो उम्मी थे, मगर उन्होंने सबको तालीम की तरफ राग़िब किया। उनका ये भी मकूला था कि इल्म हासिल करना है तो चाइना चले जाओ, अगर इल्म हासिल करना है। मगर अब क्या है, अब ये जहालत के अंदर गिरे हुए हैं, अनपढ़, एक बादशाहत कायम कर दी। देखें, तखत पे किसने बिठाया? ये जो सऊदी खानदान है, बरतानिया ने। और वो क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं पूरे शायद 100 बीवी। बहरहाल मैं ये आपसे यही कहूँगा आखिर में कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, और कोई नहीं।